हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं अमित आपका अपने YouTube चैनल जी हार्टे क्लासेस में फिर से स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं फिजिक्स क्लास 12th की। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये क्लास हमारी डेली शाम 6 बजे लाइव चलती है। इसमें हम आपको पढ़ा रहे हैं फिजिक्स क्लास 12th की। ये लेक्चर नंबर हमारा होगा 5। ये जो लेक्चर नंबर होगा, ये लेक्चर नंबर हमारा होगा 05, क्योंकि 4 क्लासेस हम आपको दे चुके हैं ऑलरेडी। अब हम आपको इसमें पढ़ाने वाले हैं आवेशन। आवेशन ही तो चल रहा है हमारा चैप्टर। हमारा चैप्टर चल रहा है स्थिर वैद्युतिकी पे चल रहा है ना। हम अभी फर्स्ट यूनिट ही पढ़ रहे हैं, आवेशन पढ़ रहे हैं। फर्स्ट यूनिट में हम स्थिर वैद्युतिकी पढ़ रहे हैं। आप सभी को पता है, क्या पता है आप सभी को पता है कि हम इसमें आवेशन पढ़ रहे थे। पीछे का जो भी रिवीजन था शायद सभी लोगों ने कर लिया होगा। मेरी क्लासेस पीछे की आप देखते रहिए। एक बार हम फिर से आपका रिवीजन करा देते हैं। मैंने आपको आवेशन पढ़ाया था और आवेशन में मैंने आपको बताया था कि किसी वस्तु को आवेश देने की जो प्रक्रिया होती है वो आवेशन कहलाती है। क्या मैंने बताया था कि किसी वस्तु को आवेश देने की जो प्रक्रिया होती है वो आवेशन कहलाती है। और आवेशन के प्रकार मैंने बताए थे। आवेशन के प्रकार मैंने क्या बताए थे कि आवेशन 2 प्रकार का होता है। एक संपर्क द्वारा आवेशन होता है, एक प्रेरण द्वारा आवेशन होता है। संपर्क द्वारा आवेशन में मैंने आपको क्या बताया था? संपर्क द्वारा आवेशन में मैंने तुमको बताया था कि घर्षण द्वारा आवेशन और प्रेरण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन मैंने बताया था कि घर्षण द्वारा आवेशन कैसे करते हैं कि एक वस्तु को किसी दूसरी वस्तु के साथ में जब हम रगड़ते हैं तो घर्षण द्वारा आवेशन होता है। और मैंने बताया था आपको चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन मैंने बताया था कि एक अनावेशित वस्तु होगी, एक आवेशित वस्तु होगी, और एक आवेशित वस्तु और एक अनावेशित वस्तु को जब हम एक आवेशित वस्तु को एक अनावेशित वस्तु के साथ जोड़ते हैं तो वहां पर आवेशों का क्या हो जाता है? स्थानांतरण हो जाता है। यही चीज मैंने तुमको समझाई थी। तो आज हम आगे बढ़ेंगे। तो सभी को मेरा राधे राधे, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। सभी मेरे साथी जुड़ जाएंगे हमारी क्लास में। जो पीछे का था वो मैंने आपको रिवीजन करा दिया है। अब हम आपको आगे ले चलते हैं। एक रिमार्क करके भी मैंने कल तुमको बताया था, वो रिमार्क आपने देख लिया होगा। आज कुछ फैक्ट होंगे, कुछ फैक्ट पर हम आपको समझाना चाहेंगे। उस फैक्ट पर आप समझने की कोशिश करना। वो फैक्ट हम आपको बताएंगे तभी आप आगे समझ पाएंगे, ठीक है। वो फैक्ट कुछ इस तरीके से रहेंगे, वो फैक्ट कुछ इस तरीके से रहेंगे कि याद करके लिख लेना। हैशटैग करके मैं बना दे रहा हूँ, यहाँ पे हैशटैग करके लिख रहा हूँ। ये पॉइंट है आपके पास में, नोटेड पॉइंट है। इसको याद रखना कि उदासीन वस्तु पर कोई आवेश नहीं होता। ये क्वेश्चन हमारा है, इसको आपको ट्रू और फॉल्स में बताना कि उदासीन वस्तु पर कोई आवेश नहीं होता। इसमें आपको ये बताना है कि ये ट्रू है कि ये फॉल्स है। ये आपको बता देना है कि ये चीज ट्रू है कि फॉल्स है। मैंने बताया कि उदासीन वस्तु पर कोई आवेश नहीं होता है। अब पहली चीज तो एक तुम्हें ये समझ में आनी चाहिए कि उदासीन वस्तु की बात हम कर रहे हैं तो उदासीन वस्तु होती क्या है। जब हम बात कर रहे हैं उदासीन वस्तु की तो उदासीन वस्तुएं क्या होती हैं। अब यही नहीं पता है कि सब उदासीन क्या होता है। थोड़ा सा समझो। उदासीन मैंने मान लिया कि हमारे पास में एक सोडियम है, हमने एक ले लिया सोडियम। तुम्हें पता है कि इस सोडियम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 11 होती है, इसमें प्रोटॉनों की संख्या 11 होती है। मतलब क्या बात आ गई कि एक उदासीन हमारे पास में है, एक उदासीन पदार्थ है सोडियम। इसमें इलेक्ट्रॉन भी 11 है और प्रोटॉन भी कितने हैं? 11 है। मैंने क्या लिखा है कि उदासीन वस्तु पर कोई आवेश नहीं होता है। तो ये वस्तु तो हमारी उदासीन थी, लेकिन इस पर क्या कोई आवेश नहीं होता है? आवेश तो पता ना, आवेश 2 प्रकार के होते हैं, एक धनावेश एक
ऋणावेश, लेकिन इसमें ऋणावेश भी है और इसमें धनावेश भी है। मतलब उदासीन वस्तु पर तो आवेश होता है, और हमने क्या लिखा है कि उदासीन वस्तु पर कोई आवेश नहीं होता है। तो ये बात बिल्कुल हो गई गलत, क्योंकि उदासीन वस्तु पर आवेश होता है। अब दूसरा पॉइंट हम लिख रहे हैं यहाँ पर, वो भी आपको हैशटैग करके ही लिखना है। ये भी आपको बताना है ट्रू है कि फॉल्स, कि उदासीन वस्तु पर कोई नेट आवेश नहीं होता है। क्या लिखेंगे हम कि उदासीन वस्तु पर कोई नेट आवेश नहीं होता। ये आपको बताना है, ये सत्य है कि असत्य है, कि उदासीन वस्तु पर कोई नेट आवेश नहीं होता है। उदासीन वस्तु पर कोई नेट आवेश नहीं होता है, ये आपको बताना है कि ये चीज ट्रू है कि ये चीज फॉल्स है। बताएंगे सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके कि उदासीन वस्तु पर कोई नेट आवेश नहीं होता है। अब देखो बात आ गई नेट आवेश की, तो ये बात बिल्कुल सत्य है। कैसी है? सत्य है, क्योंकि उदासीन वस्तु पर कोई नेट आवेश नहीं होता है। नेट आवेश नहीं होता है, बात को समझो कैसे, कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन यही था हमारे पास। मान लो हम एक पदार्थ दूसरा ले लेते हैं, क्लोरीन। क्लोरीन का तो नाम सुना ही होगा। क्लोरीन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 17, और 17 ही तुम्हारे पास में होते हैं प्रोटॉन। होते हैं कि नहीं होते हैं? इसमें इलेक्ट्रॉन भी 17 है और प्रोटॉन भी कितने हैं? 17 है। तो इलेक्ट्रॉन 17, प्रोटॉन 17। इलेक्ट्रॉन पर आवेश माइनस का, प्रोटॉन पर आवेश प्लस का। और तुम्हें पता है कि आवेश जो होते हैं इनका बीजगणितीय योग होता है। क्या होता है? बीजगणितीय योग होता है। तो जब हम बीजगणितीय योग करते हैं तो प्लस या माइनस खत्म होकर के कितना बचेगा? 0 बचेगा। मतलब बात हजम हो गई कि उदासीन वस्तु पर कोई नेट आवेश नहीं होता। बात समझ गए कि उदासीन वस्तु क्या होती है? ये भी बात समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जिस टॉपिक को आज हमें पढ़ना है, और वो टॉपिक हमारा आज का रहेगा प्रेरण द्वारा आवेशन। क्या रहेगा? प्रेरण द्वारा आवेशन। ये हम इतना इरेज कर देते हैं। ये तो कुछ बिंदु थे जो तुम्हें समझाने थे, क्योंकि ये तुम्हारे IIT एग्जाम में बहुत ही डीपली चीज़ें पूछता है तुमसे। आज हम बात करेंगे प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन, क्योंकि कल हमने पढ़ लिया था, हमारी क्लासेस हो चुकी थी, उसमें हमने पढ़ लिया था कि संपर्क द्वारा आवेशन क्या होता है और प्रेरण द्वारा आवेशन क्या होता है। मैंने बताया भी था तुमको कि संपर्क द्वारा आवेशन, जिसको संपर्क में आने से हम आवेशित हो जाएं, किसी के संपर्क में आने से हम आवेशित अगर हो रहे हैं तो संपर्क द्वारा आवेशन था। वो 2 प्रकार का था, एक घर्षण द्वारा आवेशन था और एक चालन द्वारा आवेशन था। बोल किसकी? बाके बिहारी की जय। आया मजा ना? आज हम पढ़ेंगे प्रेरण द्वारा आवेशन। और प्रेरण द्वारा आवेशन की बात करता है, मतलब बिना स्पर्श किए, मतलब बिना छुए, हम किसी वस्तु को बिना स्पर्श किए वो आवेशित हो जाए तो वो क्या कहलाएगी? प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाएगी। तो यही लिख लेंगे कि किसी वस्तु को बिना स्पर्श किए, अगर परिभाषा तुमसे कोई पूछता है तो परिभाषा यही हम लिख देंगे कि किसी वस्तु को बिना स्पर्श किए, किसी वस्तु को बिना स्पर्श किए, किसी वस्तु को बिना स्पर्श किए आवेश देने की प्रक्रिया को प्रेरण कहते हैं। किसी वस्तु को बिना स्पर्श किए आवेश देने की प्रक्रिया को आवेश देने की प्रक्रिया को प्रेरण कहते हैं।
आपको समझ गए कि नहीं समझ गए कि किसी वस्तु को बिना स्पर्श किए आवेश देने की जो प्रक्रिया होगी उसको हम प्रेरण कहते हैं। अब बात आती है यहाँ पर कि सर बिना स्पर्श किए हम किसी वस्तु को कैसे आवेशित कर देंगे। तो यही तो फिजिक्स है, यही तो फिजिक्स को समझना है कि हम बिना स्पर्श किए वस्तु को कैसे उसे आवेशित कर देंगे। तुमको पता है कि कोई भी हमारे पास में उदासीन वस्तु होती है, अगर कोई वस्तु उदासीन है तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी होंगे और प्रोटॉन भी होंगे। और मैं तुमको बता चुका हूँ कि आवेश का जो संरक्षण होता है वो इलेक्ट्रॉनों के आधार पर किया जाता है, प्रोटॉनों के आधार पर क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 1837 गुना होता है। इतना बड़ा, इतना उसका द्रव्यमान है कि उसे निकालना मुश्किल है। और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक के कक्षा के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और जो प्रोटॉन होते हैं वो नाभिक में पाए जाते हैं। वो नाभिकीय बल से बंधे रहते हैं, इतनी मजबूती से वो बंधे रहते हैं कि उनको निकालना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए हम आवेश की जो संकल्पना करते हैं वो किसके आधार पर करते हैं? इलेक्ट्रॉनों के आधार पर करते हैं, ना कि प्रोटॉनों के आधार पर। बोल बाके बिहारी लाल की जय। आया मजा? तो मनोरंजन लेते हुए क्लास को आगे बढ़ाते हैं और हम इसमें कुछ आपको स्टेप्स सिखाएंगे और आप बहुत ही आसानी से सीख जाएंगे कि हम वस्तु को स्पर्श भी नहीं करेंगे और वो वस्तु क्या हो जाएगी? आवेशित हो जाएगी। थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं स्टेप नंबर फर्स्ट में सीखने की बात बता रहे हैं तुमसे। ये ऐसी फिजिक्स है कि अगर एक बार सीख लिए ना तो जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। और ये टॉपिक खत्म होने के बाद में आपका आएगा कूलाम का नियम, जो हम आपको पढ़ाएंगे कल की क्लास में, और वो बेहतरीन 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 बहुत ही लाजवाब होने वाला है सेशन ये हमारा। इस साल हम फिजिक्स में 90+ स्कोर करेंगे और मैंने करके दिखाया भी है। बच्चे हैं, बस रिजल्ट आने दो। और इसके 2-3 साल पहले का भी रिजल्ट हमारा 90+ रहा है और रहेगा आने वाले सेशन में भी। अब देखो स्टेप नंबर फर्स्ट में हम कोई उदासीन वस्तु लेते हैं। क्या लेते हैं? कोई उदासीन गोला ले लेते हैं। मान लो ये वस्तु हमारे पास में एक उदासीन हमारे पास में गोला है, ठीक। उदासीन अगर है तो जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे, मतलब जितने इसमें धनावेश होंगे, जितने इसमें धनावेश होंगे उतने ही इसमें क्या होंगे? ऋणावेश होंगे। बात समझ गए? और इसको हम एक कुचालक स्टैंड के साथ में जोड़ देते हैं। किसके साथ में? कुचालक स्टैंड के साथ। मैंने इसीलिए तुमसे कहा था कि हमारी क्लासेस जो होती हैं वो विद प्रैक्टिकल होती हैं। हम आपको इसमें प्रूफ देंगे कि हम कैसे किसी वस्तु को बिना स्पर्श किए हम उसको आवेशित करते हैं। सीख लेना, बहुत मजा आएगा। ये हमारे पास में एक उदासीन वस्तु है। क्या है ये एक उदासीन वस्तु है। इसको मान लेते हैं कि हमारे पास में एक उदासीन वस्तु है। और उदासीन वस्तु की घटना को आप सभी लोग समझते हैं कि जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। अच्छा, ये तो स्टेप नंबर फर्स्ट था। अब हम स्टेप नंबर 2 में क्या करते हैं कि सर अब आगे की घटना को हम कैसे घटित करें? कैसे करते हैं? जो हमारे पास में अब ये जो उदासीन वस्तु है इसको हम इसके पास में हम एक धनावेशित छड़ लेकर के आएंगे। क्या लेकर के आएंगे? धनावेशित छड़ लेकर के आएंगे। इसका नाम हम दे देते हैं धनावेशित छड़ दे देते हैं इसको। ये हमारी धनावेशित छड़ है। किसी के दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा, सर ऋणावेशित छड़ आपने क्यों नहीं लिया? वो भी बताएंगे। रुको बेटा, अभी रुको, जरा रुको, तो अभी दिखाते हैं तुमको क्या मजा आने वाला है। अब देखो, यही जो हमारे पास में उदासीन वस्तु थी जो कुचालक स्टैंड के साथ में जुड़ी हुई थी, आपको देखने को मिलेगा कि जो ही हम एक धनावेशित छड़ इस उदासीन वस्तु के पास लेकर के जाते हैं तो होता क्या है कि प्लस प्लस एक साइड हो जाते हैं और माइनस माइनस एक साइड हो जाते हैं। ये देखने को मिलेगा। ऐसा क्यों हुआ सर? ऐसा क्यों हुआ? ऐसा हुआ इसलिए, अगर आपने मेरी पीछे वाली क्लास देखी होगी तो आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि जो ये प्लस था वो प्लस और इस प्लस को प्रतिकर्षण करेगा। क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। क्योंकि जब एक जैसे आवेश होते हैं तो वो एक दूसरे से क्या होते हैं?
दूर जाते हैं, और जब विपरीत आवेश होते हैं वो प्यार मोहब्बत से आपस में जुड़ जाते हैं, आपस में अपनी ओर आकर्षित हो जाते हैं। तो जब एक जैसा आवेश होता है तो उनके बीच में प्रतिकर्षण होने लगता है, ठीक। और जब विपरीत आवेश होते हैं तो उनके बीच मध्य आकर्षण होता है। ये मैं आपको पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूँ कि नहीं पढ़ा चुका हूँ? आया मजा? बोल बाके बिहारी लाल की जय। अब देखो आगे बात करते हैं। मजा आ रहा है ना? बहुत मजा आने वाला है। अब देखो हुआ क्या इसमें। ये तो कुचालक स्टैंड था, ये घटना समझ में आ गई कि ऐसा आखिर क्यों हुआ। क्योंकि जब मैं धनावेशित छड़ को इसके पास में लेकर के गया तो जो धनावेश था उसके बीच में प्रतिकर्षण स्टार्ट हुआ, उसने धनावेशित को अलग कर दिया और जो ऋणावेश था वो अपनी तरफ खींचने लगा। फिर क्या करते हैं, स्टेप नंबर 3 की बात आती है। अब देखना, बिना छुए हम उसको आवेशित करेंगे। स्टेप नंबर 3 की, अब सर हम स्टेप नंबर 3 पे क्या करेंगे, जो हमारे पास में धनावेशित छड़ है उसको वैसे बरकरार रखेंगे। ये हमारे पास में धनावेशित छड़ थी, इसको वैसे बरकरार रखो। और जो ये हमारे पास में उदासीन गोला था जिस पर एक साइड में माइनस 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 चार्ज आया था, एक साइड में प्लस 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 चार्ज आया था, ये कुचालक स्टैंड था। इसको हम एक काम करते हैं कि इसको हम भू संपर्कित कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इसको हम भू संपर्कित कर देते हैं। भू संपर्कित मतलब इसको हम अर्थिंग दे देते हैं। क्या दे देते हैं? इसको हम अर्थिंग दे देते हैं। अब क्या होगा वही तो तुम्हें समझना है। जो ही हम इसको भू संकल्पित करेंगे यहाँ पर प्लस माइनस विद्यमान होगा और ये प्लस उसी की ओर क्या होगा, चला जाएगा। किसका हुआ? चला जाएगा। और यहाँ पर जो चार्ज आ जाएगा वो माइनस माइनस चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ऋणावेश चार्ज आ जाएगा। और फिर स्टेप नंबर 4 में हम क्या करेंगे, जो अपना स्टेप नंबर 4 होगा उसमें ये धनावेशित छड़ को हमने कहा इसे बरकरार रखना है तुम्हें। ये धनावेशित छड़ हमारे पास में है, इसको हम ऐसे बरकरार रखेंगे। और जो हमारे पास में था इसको हम ऐसे बनाए रखेंगे, माइनस 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 चार्ज देते रहेंगे। और जो ये भूसंकल्पित था इसको भूसंपर्कित ही कर रखे रहेंगे। अब हम ये नहीं कि इस पर ऋणावेश आ गया तुरंत इसको हटा लिए। आप जो ही इसको हटाएंगे तुरंत क्या होगा, तुरंत फिर ये माइनस खिसक के नीचे चला जाएगा और इस पर धनावेश आ जाएगा। तो आपका किया कराया सब पानी में मिल जाएगा, आपकी मेहनत विफल हो जाएगी। विफल हो जाएगी ना मेहनत आपकी। तो सबसे पहले आप काम क्या करेंगे कि जो ये भूसंकल्पित जिसको तुमने किया था उसे सबसे पहले हटा देना। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको हटाएंगे। और इसको हटाने के बाद में जब आप इस चीज को हटा देंगे तब आप इसको हटा देंगे। सबसे पहले हम जो भूसंकल्पित किए उसको हटा देंगे, फिर उसके बाद में हम अपनी ये वाली चीज धनावेशित छड़ को हटा देंगे। जब धनावेशित छड़ हटा दोगे, भूसंकल्पित हटा दोगे तो इस उदासीन वस्तु पर, अब ये वस्तु उदासीन नहीं रही, अब क्या हो गया, इस पर ऋणावेश आ गया, संपूर्ण ऋणावेश आ गया है। और आपको अपने स्टेप नंबर 5 में देखने को मिलेगा कि जो आपने उदासीन वस्तु ली थी उस पर पूरे में क्या विद्यमान है, ऋणावेश विद्यमान है। मतलब आपके सीखने में आ गया होगा कि सर हम इसको बिना स्पर्श किए, किसी वस्तु को बिना स्पर्श किए उसको हम आवेश देने की जो प्रक्रिया होती है वो प्रेरण कहलाती है। मतलब हमने इस वस्तु को स्पर्श भी नहीं किया और मैंने इसको आवेशित भी कर दिया। बोले बाके बिहारी लाल की जय। आया ना मजा? अब देखो ये बात समझ में आ गई, बस यही था। अब यहाँ पर तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि सर आपने धनावेशित छड़ को लिया था तो आप धनावेशित छड़ ना लेते, आप ऋणावेशित छड़ लेते तो यहाँ ऋणावेशित होता, तो यहाँ पर प्लस होते, यहाँ पर माइनस होते, यहाँ पर प्लस होते, यहाँ पर माइनस होते, माइनस पृथ्वी में चले जाते, प्लस इस पर आ जाते। मतलब एक तरफ से क्या आ जाता, इस पर धनात्मक आवेश आ जाता। मतलब अगर आप ऋणावेश लेते तो इस पर धनावेश होता, अगर आप धनावेश ले रहे हैं तो इस पर ऋणावेश होगा। बात को समझ गए कि आपने वस्तु को छुआ भी नहीं, बिना किसी वस्तु को बिना स्पर्श किए आवेश देने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम प्रेरण कहते हैं। मजा आया? मजा आया? आया मजा कि नहीं मजा आया?
तो ये हो गया आपका प्रेरण द्वारा आवेशन। एक थोड़ा इसी पे और क्वेश्चन मिलता है जो आपकी एनसीईआरटी बुक में मिलेगा, हम वो आपको समझा रहे हैं और फिर क्लास को खत्म करेंगे। और कल मैं आपको इसी टाइम डेली शाम 6 बजे आपको पढ़ाऊंगा क्या, कूलाम का नियम, जहां से बनते हैं आपके क्वेश्चन। आपको हम पढ़ाएंगे कूलाम का नियम कल, जहां से बनते हैं हमारे क्वेश्चन। अब क्वेश्चन हमारे पास में ये रहेगा कि दो गोलों का एक साथ प्रेरण द्वारा आवेशन। दो गोले हमारे पास में होंगे, दो गोलों का एक साथ आवेशन द्वारा प्रेरण। दो गोलों का एक साथ आवेशन द्वारा प्रेरण, मतलब प्रेरण द्वारा आवेशन को चाहे आवेशन द्वारा प्रेरण को, बात बेटा एक ही, ठीक। कान पकड़ो, चाहे इधर से चाहे उधर से, बात उम्मीद क्या है कान पकड़ने, ठीक है। ये आपके पास रहेगा। और ये मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल आपके पास में है कि दो गोलों का हम एक साथ प्रेरण द्वारा आवेशन कैसे करेंगे। तो आपके पास में दो गोले दिए गए होंगे और दोनों गोले आपके पास में क्या होंगे, उदासीन होंगे, और ये एक कुचालक स्टैंड के साथ में जुड़े होंगे। तो जितने इस पर प्लस होंगे उतने ही इस पर माइनस होंगे, जितने प्लस होंगे उतने ही माइनस होंगे। स्टेप नंबर ये, मतलब ये क्वेश्चन फर्स्ट रहेगा आपके पास, मतलब ये क्वेश्चन है आपके पास में, तो ये स्टेप नंबर फर्स्ट था। अब स्टेप नंबर सेकंड में तुम क्या करोगे, स्टेप नंबर सेकंड में इन दोनों गोलों को तुम आपस में जोड़ दोगे। क्या करोगे, इन दोनों गोलों को आपस में जोड़ देना है तुम्हें। तो जितने प्लस हैं उतने माइनस है, जितने प्लस हैं उतने माइनस है, जितने प्लस हैं उतने माइनस है, जितने प्लस हैं उतने माइनस है। इनको एक स्टैंड के साथ में जोड़ देते हैं। और स्टेप नंबर थर्ड में हम क्या करते हैं, इनके पास लेकर के हम आते हैं एक धनावेशित छड़। क्या लेकर के आते हैं, एक धनावेशित छड़। तो आपको देखने को मिलेगा क्या कि इस गोले पे एक साइड में माइनस माइनस चार्ज होगा और इस साइड में, एक साइड में प्लस प्लस चार्ज होगा। और फिर क्या करते हैं हम इनको, क्या इनको हम भूसंकल्पित करेंगे, इनको भूसंकल्पित करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर क्या करते हैं, हम इसको हटा देंगे। तो एक गोले के ऊपर हमारे पास में पूरे पे माइनस चार्ज आ चुका होगा और एक गोले के ऊपर हमारे पास पूरा धनावेश आ चुका होगा। अब ये स्टेप नंबर फोर्थ में आपका फाइनल हो जाएगा कि हम बिना स्पर्श किए, कोई दो गोले थे, इन दोनों गोलों को बिना स्पर्श किए मैंने आवेशित कर दिया है। और यही था आपके एनसीईआरटी बुक में एक एग्जाम्पल दिया गया है कि दो गोलों को एक साथ हम प्रेरण द्वारा आवेशन कैसे कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। मैंने कहा जब मेरा लॉजिक समझोगे तभी आएगा पढ़ने में मजा। जब आप मेरा लॉजिक समझ लेंगे तो फिजिक्स आपको बिल्कुल हलवा लगने लगेगी। तो मैंने क्या बताया कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा, है ना। अगर आप नहीं पिएंगे, आप नहीं पढ़ेंगे तो क्या पढ़े रहेंगे। आज अगर आप 6 घंटे मेहनत कर लेते हैं तो कल आपको 12 घंटे मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। और अगर आपने आज 6 घंटे मेहनत नहीं की तो कल आपको 12 घंटे मजदूरी करनी पड़ेगी। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जिंदगी में चाहे जितनी परेशानियां, चाहे जितनी कठिनाइयां आए, लेकिन हम कभी हार मानने वाले नहीं हैं। हम एक बार विफल होंगे, 2 बार विफल होंगे, 3 बार विफल होंगे, 4 बार विफल होंगे। हम जितनी बार विफल होंगे उतनी बार हम एक बार नया प्रयास करेंगे, क्योंकि इस बार हम शून्य से नहीं होंगे, हमें कुछ ना कुछ तो आता ही होगा। तो ये मोटिवेशन अपना बरकरार रखो, अपने परिवार को देखो, अपने माता पिता को देखो, अपने माता पिता के सपने को देखो जो तुम्हारे पापा मम्मी ने देखा है तुम्हारे प्रति। तो अपने सपनों को जिंदा रखो। जब अपने सपनों को जिंदा रखोगे तभी तुम बहुत बड़ी ऊंचाइयों को छू सकते हो। और पढ़ाई से ही बेटा हम सब कुछ बदल सकते हैं, अगर आप एक नॉर्मल फैमिली से हैं, अन्यथा तो
समझ गया ना मेरी बात को? तो ये सेशन यहीं तक था और हम कल एक नए सेशन के साथ में आएंगे जिसमें आपके पास में होगा कूलाम का नियम और बेहतरीन क्लास होने वाली है। कल की जो कूलाम का नियम है वो एक नए अंदाज में, बिल्कुल नए जोश के साथ में आपके सामने चर्चा करेंगे आकर के। दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, एक बार में हम आपको रटा देंगे कि कूलाम का नियम क्या होता है। तो अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।